Assalamu alaikum, dear students. How are you today? You will be fine, I hope so. Today we are going to do an experiment on a viscosity. How to determine a viscosity through viscometer and a Rheocore value, and how to determine the composition of unknown liquid mixture. These all things are described as you proceed. So let's have a look. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अगर विस्कोसिटी मालूम करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी आखिर है क्या। विस्कोसिटी के बारे में एक छोटा सा जो हमारे पास ब्रीफ नॉलेज है वो होना ही चाहिए। वो कुछ इस तरह से है कि आप ये मानें कि जो विस्कोसिटी है ये लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है। अब जो लिक्विड्स हैं वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो या कह सकते हैं फ्लोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड। अब जब कोई चीज़ फ्लो करती है या लिक्विड फ्लो करता है तो वो उसमें एक स्पेसिफिक किस्म की इंटरनल बॉन्डिंग्स होती हैं, और इसके अलावा जो लिक्विड जिस जगह पे फ्लो करेगा उसके साथ भी उसकी बॉन्डिंग होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम एक एग्जांपल लें, हम समझ लेते हैं कि हमारे पास सपोज कीजिए ये एक सरफेस है। ये सरफेस ग्लास की बनी है और ये कहीं मूव नहीं करने वाली क्योंकि जो सॉलिड है वो मूव नहीं करते। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि इसके ऊपर से वाटर की एक लेयर हरकत कर रही है या वाटर फ्लो कर रहा है कोई भी लिक्विड, तो उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे। जो उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी इंटरेक्शन हो जाएगी किसके साथ, इस सॉलिड सब्सटेंस के साथ। इस तरह वहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट होगी। तो ये जो हमारे पास सरफेस है या ग्लास है, ये इस वाटर लेयर या कोई भी लिक्विड लेयर की जो फ्लोइंग एबिलिटी है उसको क्या करेगा, कम कर देगा। यानी यहाँ पर फ्लो करें कम से कम दिया जाएगा जितना हो सकता है। लेकिन अब हमें पता है कि वाटर की एक लेयर तो नहीं होती, ये दूसरी लेयर है। जब हम दूसरी लेयर का जिक्र करते हैं, क्योंकि देयर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड दे आर मूविंग, बट हमें ये समझना है कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर भी उसी तरह की एक इंटरेक्शन बनेगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि इस मॉलिक्यूल के साथ आपस के अंदर एक इंटरेक्शन है। यहां पर भी चूंकि नीचे वाली लेयर स्लो मूव कर रही है पर मूव कर रही है, तो क्या होगा, ऊपर वाली जो लेयर होगी वो जल्दी से मूव करेगी बानिस्बत नीचे के। यानी हम ये मानेंगे कि ये लेयर तेजी से मूव करेगी और ये लेयर जो है वो स्लो मूव करेगी। ये स्लो इसलिए मूव कर रही है क्योंकि ये एक सॉलिड के ऊपर से गुजर रही है, रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, एडहेशन या एडहेसिव फोर्सेस यहाँ पर ज़्यादा एक्ट कर रही हैं। जबकि ऊपर वाली जो लेयर है वो एक मूविंग लेयर के ऊपर हरकत कर रही है, तो इसलिए इसके पास वो वेलोसिटी भी होगी जो नीचे वाली लेयर के पास है, और इसके अलावा इजाफी वेलोसिटी भी होगी। इसी तरह से अगर हम मिसाल लेते हैं कि एक और वाटर लेयर मूव कर रही है, अब क्या होगा, अब ये चूंकि सॉलिड सरफेस से काफ़ी दूर है इसलिए उसका जो इम्पैक्ट है वो इस पर बहुत ही कम होगा और ये लेयर खासी हद तक फास्ट हरकत करेगी। यानी अगर ये स्लो है तो ये फास्टर है और ये आपके पास फास्टेस्ट लेयर है। तो इस तरह से हम ये मान रहे हैं, जो हमने अभी अभी सीखा, कि लेयर्स के मॉलिक्यूल्स की आपस के अंदर क्या है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इसी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कहते हैं विस्कोसिटी। इंटरनल रेजिस्टेंस को ही हम कहते हैं विस्कोसिटी। यानी किसी भी लिक्विड के अंदर अगर इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी तो उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो विस्कोसिटी और इंटरनल रेजिस्टेंस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी पाई जाती है। यानी हम ये बोल रहे हैं कि अगर एग्जाम्पल से समझ लें तो बिल्कुल आसान होगा कि जैसे अगर आपके पास वाटर है, तो ये आपके पास सपोज कीजिए वाटर है और यहाँ आपके पास है हनी। अगर इन दोनों को आप फ्लो करवाएंगे, ये लिक्विड्स हैं, इनको आप फ्लो कराएंगे तो हनी बहुत स्लोली मूव करेगा जबकि वाटर फास्ट मूव करेगा। और अगर आपके पास थिनर है या नेल पॉलिश रिमूवर है जिनके आप जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रखते हैं उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है, वो वाटर से भी फास्ट मूव करेंगे। तो अब हम क्या सीख पाए हैं कि विस्कोसिटी इज एक्चुअली या इंटरनल रेजिस्टेंस which is found in the molecules of the liquid and which will determine the molecules या layers comprises of the molecules will move fastest,
फास्टर और स्लोअर। सो ये हमारे पास एक सिंपल सा यानी आंसर हो गया दैट विस्कोसिटी इज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सवाल ये है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम मेजर कैसे करते हैं, मतलब विस्कोसिटी को मेजर कैसे करते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोफिशिएंट ऑफ जो विस्कोसिटी है ये क्या है, ये थोड़ा सा अगर हम इसको अपनी सही तरीके से एक्सप्लेन करें तो हमें कुछ लेयर्स डालनी पड़ेंगी। ये लेयर्स कुछ ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लेयर है किसी लिक्विड की, ये दूसरी लेयर है, जैसे हमने यहाँ पर लेयर्स 1 2 3 रखी हैं, मतलब 1 2 3 या 3 2 1। तो इस तरह का ये दो लेयर्स हैं और हम मान लेते हैं कि इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी हम कह सकते हैं दीज लेयर्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अब ये दोनों की दोनों जो लेयर हैं ये मूव कर रही हैं। अब मूव करने के लिए क्या होगा, जाहिर सी बात है एक फोर्स लगानी पड़ेगी। जो फोर्स जो होता है या फोर्स जो लग रही होती है तो हम कहते हैं कि वो एक स्पेसिफिक जगह पर लग रही है, दैट इज कॉल्ड एरिया, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया या फोर्स एट एरिया। अब ये एक स्पेसिफिक फोर्स है जो मूव करवाएगी इस लेयर को, लेकिन ये जो लेयर मूव करेगी इसकी या नीचे वाली लेयर की एक क्या होगी, वेलोसिटी होगी। आप इसे मान लें कि हम कहते हैं यूनिट वेलोसिटी। अब कुछ चीज़ें हमने जोड़ दी हैं लेकिन समझने की कोशिश करते हैं दोबारा से। हम कहते हैं कि द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द layers of molecules to remain or to maintain the difference of unit velocity when the layers are 1 centimeter apart। थोड़ा दोबारा समझ लेते हैं, यानी अगर हमें फोर्स की वो मिकदार जो किसी ख़ास एरिया पे लगे और इस तरह से यूनिट वेलोसिटी मेंटेन रहे उन दो लेयर्स के दरमियान जो 1 सेंटीमीटर दूर हों, तो इसी फोर्स को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यानी फोर्स जितनी ज़्यादा लगेगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी विस्कोसिटी सिंपल कह लें या इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो जितनी फोर्स कम लगेगी तो उसी एतबार से विस्कोसिटी भी कम होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम होगी। अगर हम कहते हैं कि एक चीज़ लेते हैं दैट इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि हरकत करना, यानी किसी भी फ्लूइड का बहना। तो जो फ्लूइडिटी होती है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम शो करते हैं ईटा से, और यही हम यहाँ पे लिख देते हैं ईटा। इट मीन्स दैट फ्लूइडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। जितना फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी उतना ईटा यानी विस्कोसिटी या बहना स्लोअर होगा। जितनी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी मतलब उसके एतबार से जो विस्कोसिटी है वो कम होगी, और अगर विस्कोसिटी बढ़ा दी जाएगी तो इसका मतलब ये है कि फ्लूइडिटी कम हो गई है। दैट्स ऑल। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज हाउ टू डिटरमिन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मालूम कैसे करनी है। तो विस्कोसिटी मालूम करने के लिए हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए। ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है जी विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की जगह पर आप फॉर एग्जांपल मालूम कर रहे हैं अल्कोहल के लिए, तो आप यहाँ पे अल्कोहल भी लिख सकते हैं। तो बहरहाल हमारे पास चूँकि फार्मूला जनरल होता है तो जनरली लिखते हैं विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड ओवर टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। आप देखेंगे कि यहाँ हर किसी लिक्विड के साथ पानी को शामिल कर लिया जाएगा। असल में वाटर और लिक्विड की यह कंपैरेटिवली एफर्ट होती है कि हम विस्कोसिटी मालूम कर पाएँ, वरना हम किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी बगैर कंपेयर किए मालूम नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये तरीकाकार बड़ा आसान सा भी है। तो टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड ओवर टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ओवर द डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड मल्टीप्लाई बाय द विस्कोसिटी ऑफ वाटर। ये फार्मूला बहुत ही आसान है। इस फार्मूला में चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मालूम पहले से ही होती हैं, यानी प्री डिटरमिन्ड है। वो प्री डिटरमिन्ड चीज़ें कौन कौन सी हैं इनको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड तो आपको मालूम करना है, सारा क्वेश्चन ही इस पर बेस करता है। दूसरी चीज़ द विस्कोसिटी ऑफ वाटर, ये हमें पहले से ही मालूम होगी, मतलब हमें मालूम होगा कि ये क्या है, ये हमें दे दी जाएगी इन द गिवन डाटा।
नेक्स्ट थिंग इज डेंसिटी ऑफ द वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर भी आपको पहले से ही पता होगी, ये भी हमें बता दी जाएगी। जैसे कि पता है आपको डेंसिटी 0.99 होती है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बोला है। तो इसी तरह से डेंसिटी ऑफ जो लिक्विड है आपके पास, वो आपको मालूम करनी पड़ेगी। ये भी मालूम हो सकती है अगर क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए जाएं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे दी जाए और क्वेश्चन को बहुत आसान कर दिया जाए, तो ये ऑलरेडी गिवन होगी, बट इसको हम खुद भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम उस मेन हिस्से की तरफ जो हमने बाकायदा तौर पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके निकालना है। दैट इज टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एंड टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। मतलब ये भी हमें मालूम करना है। तो अब देखें, ये तो मेन थिंग है जो हमें पता चलनी चाहिए, बट ये हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके मिलेंगी और ये हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो तब मिल जाएंगी। तो दैट वाज द फार्मूला। अगर ये फार्मूला आपको आ जाता है तो आपको आगे भी आ जाएगा। अब मज़ीद हम बात कर लेते हैं कि जो ये हमारे पास हिस्सा है, ये हम कैसे मालूम करेंगे। इसको परफॉर्म करते हैं, लेकिन परफॉर्म करने से आपको पहले बताते रहता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से हम इसको परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड विस्कोमीटर। विस्कोमीटर कैसा दिखता है वो भी हम देखते हैं, लेकिन विस्कोमीटर के ज़रिए से हम टाइम ऑफ फ्लो मालूम करेंगे। हमें विस्कोमीटर भी होना चाहिए हमारे पास, और साथ एक स्टॉप वॉच भी होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉप वॉच के ज़रिए से हम फ्लो मालूम करेंगे कि कितने वक्त में वो कंप्लीट हुआ। तो एक तो स्टॉप वॉच आपके पास हो और दूसरा आपके पास क्या कहते हैं, एक विस्कोमीटर हो। और यहाँ पे बात करते हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैसे मालूम करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मालूम करने के लिए भी आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। ये मैं अलग तरह से लिख देता हूँ कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर H2O मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इस फार्मूला के अंदर भी कुछ चीज़ें हमें ऑलरेडी नोन है। जैसे मिसाल के तौर पर जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो आपको यहाँ भी नोन थी और इसी के साथ साथ वो यहाँ पर भी नोन है, यानी सेम लिखनी पड़ेगी। और जो वेट ऑफ वाटर है और वेट ऑफ लिक्विड है, ये आपको एक्सपेरिमेंट से ही मिलेगा। मतलब अब हमने चंद चीज़ें सीखी कि एक्सपेरिमेंट करने से हमें दो चीज़ें ये मिलेंगी, और एक्सपेरिमेंट ही करने से हमें क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड और टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मिलेगा। अब नेक्स्ट बात क्या करते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं इधर से कि वेट ऑफ लिक्विड कैसे निकलेगा। इसके लिए हम थोड़ा सा एक टेबल बना लेते हैं अपने लिए समझने के लिए। देखें, हमारे पास एक बॉटल है, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये वो स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल है, इसके ऊपर ये एक लेड है। इस दोनों को मिलाकर ही यूज़ करते हैं। हम यहाँ से कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे ये हम आगे देखते हैं। वेट ऑफ लिक्विड और वेट ऑफ वाटर जब हम निकाल रहे होते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल के ज़रिए से, तो हमें कुछ ये रीडिंग्स मिलती हैं। जैसे मिसाल आप यूँ ले लीजिए कि आपके पास W1 होता है, आपके पास W2 होता है और आपके पास W3 होता है। अब कोई कहता है W1 क्या है, तो आप कहेंगे W1 से मुराद ये है कि जो एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल है, एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल है, उसका वेट। और W2 का मतलब ये होता है कि वो जो आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल है उसके साथ साथ जो आप लिक्विड ले रहे हैं उसका वेट। या अगर आप यहाँ पे वाटर लेते हैं तो वाटर भी ले सकते हैं, पर फिर आगे फार्मूला को ठीक रखिएगा। और इसी तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल और प्लस वाटर का वेट, इस तरह आपको 3 वेट्स मिल जाएंगे। अब आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, अब हमें मुख्तलिफ चीज़ चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर हमें तो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का वेट चाहिए, तो फिर हम लिक्विड का वेट कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। यानी अगर आपने लिक्विड का वेट निकालना है, आप बोल सकते हैं लिक्विड का वेट, तो जाहिर बताए स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल माइनस कर दें, किस में से, W2 में से। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल कैसे माइनस करेंगे, इसका वेट W1 होगा। यानी अगर आप W2 में से W1 माइनस कर दें तो आपको लिक्विड का वेट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम फिर दोबारा से बात करें कि हमें यहाँ पर वाटर का भी वेट चाहिए, क्योंकि वेट ऑफ वाटर चाहिए, तो कैसे निकालेंगे,
तो हम ये कहेंगे कि अगर हम इस पूरे वेट में से स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल का वेट निकाल दें, यानी W3 में से W1 माइनस कर दें, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वाटर का जो है वो वेट आ जाएगा। तो ये था आपके पास एक सिंपल सी मालूमात कि किस तरह से आप फार्मूला को पुट करेंगे। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म करेंगे। तो देखें, अब हमारे पास जो वेट निकला है एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल का, वो 8.53 निकला है, 8.53 ग्राम्स। और इसके बाद आप देखते हैं कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल और प्लस हमारे पास जो वाटर है, इसका जो वेट हमारे पास निकला है वो ये है। वेट ऑफ लिक्विड लेने के लिए पहले हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल को भरना होगा। आपने कोशिश करनी है कि ये इतना भरना है कि ऊपर तक, मतलब जहाँ तक लिक्विड आता है नेक तक, यहाँ पर अच्छी तरीके से आपने भरना है। जैसे कि देखिए हम इसको भर रहे हैं, और जब इसको भर लें तो फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक जो इसका मैंने कहा था एक लिड होता है वो भी लगाना है। जो लिड होता है वो एक्चुअली एक छोटा सा कैपिलरी का टुकड़ा कह लीजिए होता है। जब आप इसको ऊपर रखते हैं तो जो वाटर है वो ऊपर आ जाता है अकॉर्डिंग टू कैपिलरी एक्शन। तो इस तरीके से आपने इसे करना है। अपने बैलेंस को जब ऑन करें तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि हम ग्राम्स में वेट ले रहे हैं, और जब स्टेबलाइज हो जाए तो फिर अब हमने क्या करना है, वो वाटर से भरी हुई जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल है इसको रखना है और वेट ले लेना है 44.92। तो 4492 इज जस्ट अ वेट। इसको नोट कर लें। $44.92। और इसके बाद जो हमने लिक्विड का निकाला तो वो हमारे पास जो निकलता है, मतलब लिक्विड और स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल, वो है 37.74। अब जो हमारी फर्दर कैलकुलेशन है, इन कैलकुलेशन के मुताबिक खुद देखें, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का वेट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल का वेट इस वेट पे से माइनस करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 37 पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल हम निकाल रहे हैं लिक्विड्स के लिए, तो W2 हमारे पास क्या है 37.74 माइनस, और W1 क्या है 8.53। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 29.21 ग्राम्स। तो ये हमारे पास सिर्फ क्या बन गया, लिक्विड का वेट। सिमिलरली अगर हम वाटर का वेट मालूम करना चाहते हैं तो टोटल जो वेट हमारे पास है, यानी W3 44.92 माइनस W1 वो जो एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल है यानी 8.53 ग्राम्स, इसके अंदर से माइनस कर देंगे। जो अब हमारे पास आंसर आएगा वो है 36.93 ग्राम्स। यानी आप देख सकते हैं कि अब जो हमारे पास ये ग्राम्स निकल आए हैं यानी वाटर के, और इनको हम पुट कर सकते हैं कहाँ पर, वाटर के लिए। और ये जो हमारे पास ग्राम्स निकल आए हैं ये लिक्विड के लिए। सपोज कीजिए हमने जो लिक्विड है वो अल्कोहल लिया हुआ है, तो अब जहाँ जहाँ लिक्विड है वहाँ अल्कोहल भी लिखा जा सकता है। तो बहरहाल ये आपके पास भी आ गया है और ये ऐसे है। तो दोनों के दोनों चीज़ें यहाँ मिलकर इस डेंसिटी ऑफ लिक्विड को कंप्लीट कर देंगी। हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी निकालते हैं। जैसा कि हमारा ये फार्मूला है तो हमें लगाना पड़ेगा वाटर का वेट और लिक्विड का वेट जो हमने अभी भी निकाला। जैसे मिसाल के तौर पर हमने निकाला, ये हमने फार्मूला दोबारा लिखा है। इस फार्मूला के मुताबिक जो वेट ऑफ लिक्विड है वो 29.21 ग्राम्स है, जो हम यहाँ पे लिखेंगे 29.1 ग्राम्स डिवाइड बाय जो हमारे पास वेट ऑफ वाटर है दैट इज 36.93। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। डेंसिटी ऑफ जो वाटर है वो हम अपने टेबल से देख सकते हैं, अपने नोटबुक में मौजूद है, लेकिन वैसे भी बता सकते हैं कि 0.998207 ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ द वाटर है। ये अपने पास रखेंगे।
इसको कैलकुलेट करते हैं 29.1 मल्टीप्लाई बाय 0.998207 इज इक्वल टू 29.047। अब इसको डिवाइड करते हैं 36.93 पर। 0.7893 चूँकि डेंसिटी है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ले जिस तरह से हमने निकाली है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज़ 0.7893 या 78 तक भी इसे कह सकते हैं, बट कोशिश करें 2-3 आगे की तरफ फिगर्स लिखें डेसिमल्स के बाद, इस तरह से ज़्यादा जो आंसर होता है वो करीब 3 हो जाता है। एनी हाउ अब नेक्स्ट की तरफ चल। अब आपने देखा कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड तो हमने मालूम कर ली है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट मामला है, यानी ये जो हमें मालूम नहीं था ये भी हो गया मालूम, तो नेक्स्ट जो मामला है वो ये है कि टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड भी लिखेंगे और टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर वो कैसे लिखेंगे वो भी परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि विस्कोमीटर का इस्तेमाल करेंगे और साथ स्टॉप वॉच भी लेंगे। तो देखते हैं कि विस्कोमीटर कैसे टाइम ऑफ फ्लो नापता है। ये हमारे पास है विस्कोमीटर और जो आप मोटा सा देख रहे हैं ये है लोअर लार्जर बल्ब और इसी के ऊपर है छोटी सी कैपिलरी और कैपिलरी के साथ अपर बल्ब है जो कि थोड़ा सा छोटा है, यानी स्मॉलर बल्ब आप बोल सकते हैं। और फिर हम इससे ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर एक रबर ट्यूबिंग है जो कि अटैच है। इसके ज़रिए से हम जो वाटर या कोई लिक्विड होगा उसको सक करेंगे और सक कैसे करेंगे इसको भी हम आगे परफॉर्म करके देखते हैं। पहले हम किसी पिपेट की मदद से या बीकर की मदद से एक स्पेसिफिक लेवल तक अपना लिक्विड भरते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने ख्याल रखना है कि जो आपका लार्जर बल्ब हो ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए, इसे थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी कैपिलरी ही भर जाए। फिर हमने क्या करना है, इसको सक करना है और बिल्कुल स्लोली इसको यानी लिक्विड को ऊपर लेकर आना है। इसमें कैपिलरी होगी, कैपिलरी की वजह से वैसे भी अगर आपसे जल्दी करना चाहेंगे तो हो नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ लिक्विड बहुत स्लोली आता है। बिल आखिर जो लिक्विड ऊपर की तरफ भरना शुरू हो जाएगा, एक ख़ास लेवल तक ले जाएं और फिर रबर ट्यूबिंग को बंद कर दें, अंगूठा रख लें। फिर अचानक से इसको छोड़ें और छोड़ने पर जैसे ही पॉइंट ए से लिक्विड मूव करना शुरू होगा आपने स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है और फिर एहतियात के साथ देखना है कि कब पॉइंट बी पर लिक्विड पहुंचता है और स्टॉप वॉच ऑफ कर देनी है। तो आप देखें कि यहाँ पर हमें मालूम हो गया है कि टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या है। अब जैसा कि आपने देखा कि टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर वो हमारे पास कितना आ गया है, इज इक्वल टू 14.73 सेकेंड्स। बिल्कुल इसी तरह से जब हम टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड या अल्कोहल मालूम करेंगे तो वो हमारे पास निकलेगा 20.58 सेकेंड्स। तो बिलाखिर हमें टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मिल गया, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मिल गया। अब हम टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड की जगह इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और इसी तरह वाटर की भी, और बाकी सारी तो हमें है ही नोन, और फिर हमें हासिल हो जाएगा विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो ये वैल्यू पुट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो हमारे पास है वो है 20.58 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लो ऑफ जो वाटर है दैट इज 14.73 मल्टीप्लाई बाय द डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमने निकाली थी दैट इज 0.7893 एंड डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर जैसे मैंने आपसे कहा 0.998207 मल्टीप्लाई बाय विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 10.95 एट ऑलमोस्ट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको हम जो विस्कोसिटी है ले रहे हैं इसके यूनिट्स को पॉइस में, पॉइस इंटू 10⁻³ ये आप याद रखेंगे कि जहाँ भी हम लिख रहे हैं विस्कोसिटी वहाँ पर ये यूनिट इस्तेमाल होगा। नाउ डू ऑल कैलकुलेशंस। It is 12.0
9 or almost 12.1 poise into 10 raised to power 3. So dear students, this is the value we have obtained for the viscosity of a given liquid. मैंने आपसे कहा कि ये जो लिक्विड है वो हमारे पास अल्कोहल है, या आप मान लें ये एथेनॉल है, C2H5OH। तो इसको हम थोड़ा टैली करते हैं अपने रिकॉर्ड से, क्या ये मेंटेन होती है, क्या ये हम करीब तरीन कुछ हैं भी या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी हमें ये भी कहा जाता है कि विस्कोसिटी के साथ साथ आप उस लिक्विड की एक रियो कोर वैल्यू भी निकालें। तो जो रियो कोर वैल्यू है उसको मालूम करने के लिए हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है। वो फार्मूला तभी आप लगा सकते हैं जब आपने विस्कोसिटी मालूम कर ली हो। फॉर एग्जांपल, हम ये कहते हैं कि रियो कोर इज इक्वल टू m ओवर d विस्कोसिटी रेज़्ड टू पावर 1/8। यहाँ पर अगर हम जिक्र करें क्या चीज़ क्या क्या है तो बड़ा आसान सा है। जो d है, इट इज़ कॉल्ड डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, यानी जो हमने अभी अभी डेंसिटी निकाली है कुछ कैलकुलेशन करने से कर दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वाटर की ना लिख दीजिएगा यहाँ पर। इस तरह से ये हमारे पास क्या है, ये मोलर वेट है कि आपने जो चीज़ या जो लिक्विड के बारे में मालूमात ली है उस लिक्विड का मोलर वेट क्या है। और ईटा के बारे में तो आपको पता है, इट इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी। यानी अगर आप यहाँ पर विस्कोसिटी मालूम कर तमाम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो आपके पास एक नई वैल्यू देखने को मिलेगी, दैट इज़ कॉल्ड रियो कोर। तो रियो कोर वैल्यू भी मालूम की जा सकती है अगर आपको विस्कोसिटी मालूम हो तो। अब हम चलते हैं अपने सवाल के आखिरी हिस्से की तरफ। इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा, डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अननोन लिक्विड मिक्सचर। इस क्वेश्चन को समझ लें पहले। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको मिसाल के तौर पर एक मिक्सचर दिया जाएगा। ये हमारे पास एक समझ लीजिए टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में एक मिक्सचर है। मिसाल के तौर पर इस मिक्सचर में दो चीज़ें शामिल हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक लिक्विड है जिसका नाम है अल्कोहल, और अल्कोहल के साथ जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ वाटर। अब हमें ये तो बता दिया जाएगा कि इसमें अल्कोहल और वाटर है, लेकिन ये बताया नहीं जाएगा कि अल्कोहल कितने परसेंट है, वाटर कितने परसेंट है। सपोज कर लीजिए हम मान लेते हैं कि इसकी जो टोटल मिकदार है वो 50 ml है। अब ये नहीं पता कि 40 अल्कोहल है, 10 वाटर है, 25 है, मतलब ये नहीं पता कि कौन सा चीज़ कितने परसेंट है। सो इट इज़ कॉल्ड द परसेंटेज कंपोजिशन, और परसेंटेज कंपोजिशन हमने मालूम करनी है। आगे ये भी लिखा होगा बाय विस्कोमीटर या बाय विस्कोसिटी मेथड, यानी हमें विस्कोसिटी मालूम करके ऐसा करना होगा। तो अब ये सवाल शुरू कैसे करना है? सवाल बड़ा आसान सा है। सवाल को करने के लिए हमें काम ये करना है कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब हो। जैसे मिसाल के तौर पर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर 50 ml हमने डालना है लिक्विड, लेकिन ये भी एक मिक्सचर रखना है, और किसका? अल्कोहल का और वाटर का ही रखना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि इसमें जो अल्कोहल होगा वो 50 सेंटीमीटर क्यूब होगा और वाटर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपोजिशन 100% अल्कोहलिक है। और इसी तरह से हम मजीद 2, 3, 4, 5, 6 कंपोजिशंस भी बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अपनी टेस्ट ट्यूब रख ली हैं। बाकायदा आप इनको लेबल भी कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2, इस तरह 3, 4, 5 एंड 6। 2, 3, 4, 5 एंड 6। इन 6 ट्यूब्स अगेन इन सब 6 टेस्ट ट्यूब्स में जो अल्कोहल है वो बिलतरतीब या रिस्पेक्टिवली 100%, 80%, 60%, 40%, 20 और 0% है। यानी अगर हम उसको ml या सेंटीमीटर क्यूब में बोलें तो पहले में 50%, फिर 40%, 30, 20, 10 एंड 0% है। और वाटर इसके रिवर्स में, मतलब 0, 10, इसी तरह से 20, 30, 40 एंड 50% है।
तो इस तरह से हमने इन दोनों को मिलाकर 6 अपनी कंपोजिशंस बनाई हैं और 6 की 6 कंपोजिशंस जो हैं वो डिफरेंट परसेंटेज रखती हैं, पर ये नॉन है। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने अपना फर्स्ट सेक्शन के अंदर विस्कोसिटी मालूम की, इस तरह यहाँ पर भी हम विस्कोसिटी मालूम करेंगे। विस्कोसिटी वहाँ हम लिखते थे, मिसाल के तौर पर हमने वहाँ पे लिखा कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विस्कोसिटी ऑफ फर्स्ट कंपोजिशन, viscosity of second composition, viscosity of third composition, viscosity of fourth, viscosity of 5 and इसी तरह से viscosity of 6। तो वहां पर हम ये कहते थे कि viscosity of a liquid, तो यहाँ पे हम कहेंगे viscosity of composition 1, viscosity of composition 2, viscosity of composition 3, viscosity of composition 4, 5 and 6। इस तरह यानी अगर हमें फर्स्ट पार्ट पर महारत हासिल हो जाती है और हम विस्कोसिटी निकालना सीख जाते हैं किसी लिक्विड के लिए, तो फिर वही चीज़ रिपीट करते रहना है पर 6 टाइम्स। ये क्वेश्चन या ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट लेंथी है, बट ये है कि ये है एक ही तरह का, मतलब वन टाइम अगर आप विस्कोसिटी निकाल लेते हैं किसी लिक्विड की तो फिर आप किसी भी कंपोजिशन की निकाल सकते हैं। तो बहरहाल ये कंपोजिशन मिल गई। अब आप गौर करेंगे तो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, या 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम देखकर ग्राफ बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट थिंग तो ये विस्कोसिटी ही है, यानी विस्कोसिटी अगर हम ले लें कहाँ पर, y एक्सिस पर, तो ये हमारे पास विस्कोसिटी y एक्सिस पर अगर आ जाती है तो फिर कंपोजिशन, जैसे फॉर एग्जांपल हम अल्कोहल को अपने रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करें तो 50, 40, 30, 20, 10, 0 ml को हमने रिस्पेक्टिवली 100, 80, 60, 40, 20 और 0% कहा है, तो वो हम यहाँ पर ले सकते हैं जो कि कहलाएगा सपोज कीजिए x एक्सिस। अब जो अल्कोहल है, जैसे यहाँ पे लिखा है 100%, अगर 100% अल्कोहल है तो फिर उसकी जो विस्कोसिटी निकलेगी हम मान लेते हैं कि वो निकलेगी 8। जो 20% अल्कोहल है उसकी विस्कोसिटी निकलेगी क्या, ऑलमोस्ट 10। 60% अगर अल्कोहल है या आप कह लें थर्ड आपकी कंपोजिशन है, इसकी विस्कोसिटी ऑलमोस्ट 40 निकल जाएगी। और फिर इसी तरह से 40% की 12 और 20% की ऑलमोस्ट 10 के करीब, और 0% अगर होगी क्या कहते हैं कंपोजिशन वो वाली जो कि अल्कोहल की मिकदार 0 रखती है, तो ऐसी कंपोजिशन की जो विस्कोसिटी है वो निकलती है ऑलमोस्ट हम कह लेते हैं 6। तो ये असल में डॉट्स पहले लगाने हैं, इन डॉट्स को मिलाकर हमने ये ग्राफ बनाया जो आपको अब नज़र आ रहा है कि ये आपको एक ग्राफ मिल गया है। अब इन ग्राफ्स को हमने समझना है कि ये ग्राफ कैसे काम करते हैं। यानी हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमने कंपोजिशन मालूम करनी है अननोन लिक्विड मिक्सचर की जो हमें ये दिया गया है। अब इससे हम क्या फ़ायदा उठाएंगे, मतलब जो ग्राफ हमने बना लिया है इस ग्राफ से हम क्या फ़ायदा उठाएंगे। हम क्या करेंगे कि जो हमें अननोन लिक्विड मिक्सचर दिया गया है हम इसकी मालूम कर लेंगे विस्कोसिटी। अब सपोज कर लीजिए इसकी विस्कोसिटी, हम इसे कह सकते हैं विस्कोसिटी ऑफ अननोन लिक्विड या अननोन कंपोजिशन। अब अननोन कंपोजिशन की जो विस्कोसिटी है से वो निकल आती है 12। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक निशान लगाएंगे। यानी हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंट पर 12 पर एक निशान लगाना है और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यह परपेंडिकुलर ड्रॉ होते होते इस पॉइंट को भी टच करेगा और इस पॉइंट को भी टच करेगा। अब मामला कुछ अजीब हो गया है। देखें मैं थोड़ा सा बात समझा देता हूँ। ऐसा भी पॉसिबल था कि ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता। जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ में जब हमने रीडिंग ली तो वो ऐसे आ रही थी, और जो लाइन मैंने अभी ये लगा कर दिखाई है आपको 12 से अननोन मिक्सचर के लिए, ये लाइन क्या करती, ये लाइन यहाँ से निकलती और इधर टच करती, बस एक सिंगल पॉइंट पर टच करती। तो हम क्या करते, हम एक नीचे लाइन खींचते और यहाँ पर जो भी कंपोजिशन की परसेंटेज होती हम कहते हमारे अननोन लिक्विड मिक्सचर की भी वही है।
ये तो था आसान। ऐसे भी ग्राफ आते हैं कभी कभी, लेकिन अल्कोहल वाटर का ग्राफ हमें ऐसे देखने को मिलता है जो पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो अब यहाँ पे हमारे लिए परेशानी हो गई। वो क्या परेशानी हो गई कि जब हमने यहाँ से एक ग्राफ लिया तो अब हमारे पास दो किस्म की रीडिंग आ रही है। एक रीडिंग तो हमारे पास ये आ रही है जो बिल्कुल इसके सामने है। सपोज कीजिए हम मान लेते हैं कि ये 75% अल्कोहल है, 75% अल्कोहल का सोल्यूशन है। तो दैट इज 75 अगर अल्कोहल होगा तो बाकी 25 वाटर होगा। और इधर भी ये टच कर रही है, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पॉइंट है इसमें 40% अल्कोहल है। यानी हम थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। वो कंफ्यूज किस तरह से हुए? वो इस तरह से कि हमारी कंपोजिशन दो निकल आई हैं, एक 75% अल्कोहल और एक 40% अल्कोहल। अब इसको किस तरह से हम बताएं कि रियली ये जो कंपोजिशन है इसमें कितना परसेंट अल्कोहल है? तो हमने क्या करना है, थोड़ी अल्कोहल की मिकदार इसमें खुद बढ़ा देनी है, इंक्रीज कर देनी है। और फिर दोबारा से हमने क्या करना है, विस्कोसिटी मेजर करनी है। अब विस्कोसिटी जब मेजर करेंगे तो दो केसेस हो सकते हैं। एक केसेस ये हो सकता है कि विस्कोसिटी पहले के मुकाबले में बढ़ जाए, यानी विस्कोसिटी पहले के मुकाबले, सपोज कीजिए कि हम मान लेते हैं कि विस्कोसिटी यहाँ पर आ जाती है, यानी 12 से थोड़ा सा अबव। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे जो ये कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन का क्या मतलब है, ऐसी कंपोजिशन जो कि अल्कोहल की लोअर परसेंटेज रखती है, जैसे 40 एज कंपेयर टू 75, ये करेक्ट होगी। दोबारा बात करते हैं कि अगर आपके पास बढ़ जाती है तो विस्कोसिटी के बढ़ जाने पर हम ये कहेंगे कि जो लोअर वैल्यू है अल्कोहल की ये करेक्ट है, ये सही है। यानी आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि जो हमें अननोन मिक्सचर दिया गया है वो 40-60% यानी 40% अल्कोहल और 60% वाटर का है। इस तरह अननोन लिक्विड मिक्सचर के बारे में पता लग जाएगा। अच्छा, दूसरा केस भी देख लेते हैं। जो सेकंड केस हमारे पास है वही है कि अगर हम ये विस्कोसिटी मालूम करते हैं अगेन थोड़ी सी परसेंटेज बढ़ाकर, और पहले के मुकाबले में विस्कोसिटी की मिकदार घट जाती है, यानी विस्कोसिटी सपोज कीजिए वो कम हो जाती है, और हम मान लेते हैं अपने लिए कि वो यहाँ पहुँच गई है, विस्कोसिटी कम हो रही है, डिक्रीजेस। अगर विस्कोसिटी डिक्रीज करती है तो हम कहेंगे कि वो वाली वैल्यू जो 40-75 में ज़्यादा थी वो वाली करेक्ट है। तो अब बात समझ में आ गई कि इफ़ वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल एंड आफ्टर दैट द viscosity shows that it increases, then the value which is lower is correct, and if it decreases then the value which shows that it is in larger quantity is correct। यानी 75-25% ये होगा। तो अभी फ़िलहाल हम मान लेते हैं कि ये इंक्रीज़ हो गई और हमारे पास दिए गए अननोन लिक्विड की जो कंपोजिशन है वो 40-60% है। तो ये था एक बड़ा आसान सा तरीका जिसके ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं कि किसी भी अननोन लिक्विड मिक्सचर जो आपको दिया जाए, पता ना हो कि इसमें कौन सी चीज़ कितने परसेंट में है, आप उनकी इसी तरह से कंपोजिशंस बनाकर और विस्कोसिटी मालूम कर क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कंपोजिशन। अब इसी का एक छोटा सा पार्ट और भी है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कहा जाए कि परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन मालूम करो ऑफ अननोन लिक्विड मिक्सचर, लेकिन ये ना कहा जाए स्पेसिफिकली कि आपने विस्कोसिटी मेथड से ही मालूम करना है, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। यानी अब हमें विस्कोसिटी मालूम नहीं करनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही टेस्ट ट्यूब्स लेंगे लेकिन इनकी तादाद ज़्यादा होगी। वैसे 6 भी काफ़ी हैं, अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस टेबल में ये कुछ ज़्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पर वहाँ पे हमने किया था 100%। जब हमने 100% किया तो 100% के बाद नेक्स्ट जो था वो 80% था, लेकिन इधर हमने 90% भी डाला है, मतलब कुछ छोड़ा नहीं है। 70, 60, 50 और फिर इस तरह से एक हिसाब से बात हो रही है। तो ए लिक्विड जो है वो अब 40, इस तरह 30, 20, 10, 0, और दूसरा इसका जो कंपोनेंट होगा वो रिस्पेक्टिवली इसके कॉन्ट्रडिक्ट चलेगा। जैसे 40 के सामने 60, 30 के सामने 70, 100% बनाने के लिए चाहे हम वो 6 कंपोजिशन बनाएं या आप इस तरह की ज़्यादा कंपोजिशन बना लें। ये ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 कंपोजिशंस है। अब क्या करना है अब आपने सिर्फ और सिर्फ मालूम करना है टाइम ऑफ फ्लो इन सेकंड्स, यानी आपने टाइम ऑफ फ्लो मालूम करना है। सपोज कीजिए हम मान लेते हैं एक वक्त के लिए कि ये आपके पास पहली कंपोजिशन है, इसका टाइम ऑफ फ्लो है जी 20, इसका है 21, इसका 22, 23, 24, 25, इस तरह 26, 27, 28, 29, 30। तो ये आपने देखा, ये ऐसे भी बोल सकते हैं, ये मैंने रफ एस्टिमेशंस दिए हैं, लेकिन ये करीब तरीन भी हो सकते हैं। अब इसके मुताबिक हमने ग्राफ ड्रॉ किया, यानी टाइम ऑफ फ्लो, और ये हमारे पास कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ज़ीरो कंपोजिशन है, जैसे मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं, ये ज़ीरो कंपोजिशन है जी बी के हिसाब से। अब जो ज़ीरो कंपोजिशन बनेगी और उसका जो टाइम ऑफ फ्लो निकलेगा वो आपके पास निकलेगा ये वाला। इसको हम मान लेते हैं कि ये 0 है, तो फिर हमारे पास यहाँ पर 10 है, यहाँ हमारे पास 20 है, तो 20। अगली वाली का 21, ठीक है ना, यानी इसके हिसाब से फिर 22। करते करते ये हमारे पास सारा का सारा एक ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन आ गई। तो अब इसमें क्या करना है, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मालूम नहीं करना पड़ेगा, बस विस्कोमीटर के ज़रिए से टाइम ऑफ फ्लो मालूम करना पड़ेगा, और टाइम ऑफ फ्लो मालूम करने के साथ साथ हमें एक ग्राफ हासिल हो जाएगा। अब वो जो अननोन लिक्विड मिक्सचर है, जैसे कि हमें ये एक लिक्विड मिक्सचर दिया गया है और ये बताया तो गया है कि इसमें 2 कंपोनेंट हैं ए और बी, लेकिन उनकी परसेंटेज क्या है ये हमें पता नहीं है। तो अब ये मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी भी, यानी इसका भी टाइम ऑफ फ्लो मालूम कर लेंगे, यानी आपसे बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लो ऑफ अननोन लिक्विड। अब सपोज कीजिए वो हमारा निकल आता है 26 निकल आता है, 27 निकलता है, जो भी निकलता है, तो वो फॉर एग्जांपल ये रहा। हमने अगर इसको माना है ये 20 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, तो ये यकीनन 25 होगा। 20, 21, 22, 23, 24, 25 होगा। तो 25 के सामने अब हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन ड्रॉ होगी और ड्रॉ हो जाने के बाद क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर इस पॉइंट को टच करेंगे, फिर ये लाइन हम यहाँ पर खींचेंगे जैसे पहले खींची जा चुकी है, और ये यहाँ पर आकर टच करेगी। अब ये क्या है, ये हमारे पास है जी 50% सोल्यूशन। किसका, हमने अगर ये सब कुछ कंपोनेंट बी के हिसाब से बात की है, तो वो जो 50% बी है, इसका मतलब है वहाँ 50% ही ए है, यानी जो हमें दी गई कंपोजिशन थी वो कंपोजिशन 50-50% के हिसाब से है। तो इस तरह ये चेंज भी हो सकती है। तो ये एक और एग्जांपल दी गई कि अगर परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ अननोन लिक्विड मिक्सचर हमें ना मालूम करनी हो विस्कोसिटी मेथड के ज़रिए से, और स्पेसिफिक भी ना किया गया हो, तो हम क्या कर लेंगे, हम मालूम कर लेंगे क्या कहते हैं टाइम ऑफ फ्लो जस्ट, और उसके ज़रिए से भी ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास अननोन सोल्यूशन है, और इस अननोन सोल्यूशन की जगह पर आपने वही लिखना है जो हमने निकाला। सपोज कीजिए कितना, 25 वैल्यू। तो ये आपके पास सिंपल सा तरीकाकार था। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोशिश की गई है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि हम अपने लेवल के मुताबिक, ये जो हमारा लेवल है ये BS का है। ऑलमोस्ट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में 3rd सेमेस्टर में जो फिज़िकल पढ़ाई जाती है, फिज़िकल केमिस्ट्री, तो उसका एक हिस्सा भी है एज अ प्रैक्टिकल। तो कोशिश तो की गई है कि उस सारे प्रैक्टिकल को यहाँ पर लिख दिया जाए, और यहाँ पर और भी बहुत कुछ है समझने को, लेकिन इतना काफ़ी है, बहुत है कि अगर आप इसको इसी तरह समझ पाएँ तो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेटेड रखता है कि हमारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं और वो इससे कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हमें मज़ीद भी काम करना चाहिए। एनी हाउ, अब के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।